हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। तो हमने देखा था कि टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा के बराबर, है ना? क्लियर है? तो अभी आज क्या देखने वाले हैं? आज हम ये पता लगाने वाले हैं कि सोचो कि अगर आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी कंपास की निडल को प्लेस कर दूं, तो वो निडल के द्वारा मुझे वहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर मुझे पता लगाना है तो क्या मैं वो पता लगा सकता हूं? दूसरी चीज, क्या मैं उसका टाइम पीरियड पता लगा सकता हूं कि उसको कितना टाइम लगेगा रोटेट होने में वगैरह? क्या मैं उसका टाइम पीरियड, घूमने का टाइम पीरियड पता लगा सकता हूं? तो यहां पे हम ऐसी दो चीजों की यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला होगा टाइम पीरियड, कि भैया इसको, इसका जो टाइम पीरियड होगा ना सुई का रोटेट होने का, वो कितना होगा। और दूसरी चीज कि भैया अगर मैं किसी सुई को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो क्या उस सुई के द्वारा वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या मैं वो पता लगा सकता हूं? तो जी हां, हम वो पता लगा सकते हैं। देखो हेडिंग देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग कंपास नीडल। मतलब कि यहां पे अभी बार मैग्नेट नहीं है, यहां पे एक सुई है। हमें पता है कि सुई का भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है? तो आप उसको उसी तरह से, उसी बार मैग्नेट की तरह ही ट्रीट करवा सकते हो। यस और नो? तो अगर मैं इसको कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे प्लेस करूंगा तो बच्चों उसके ऊपर एक रिस्टोरेशन टॉर्क लगेगा, है ना? क्योंकि वो हमेशा फील्ड के अलाइन होना चाहती है। हमने देखा था कि बार मैग्नेट के केस में अगर मैं किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूं तो क्या होता है, वो फील्ड उसको फील्ड के अलाइन करने की कोशिश करता है, उस तरह से उसके ऊपर टॉर्क लगाता है ना? तो यहाँ पे ये जो टॉर्क लगेगा ना, उसी तरह से यहाँ पे सुई के ऊपर भी एक टॉर्क लगेगा, लेकिन वो टॉर्क हम रिस्टोरेशन टॉर्क बोलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सुई को डिफ्लेक्ट किसने करवाया था? हमने हमने ही वो पोजीशन चेंज करा के उसको डिफ्लेक्ट करवा दिया था। तो अभी वो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर जो टॉर्क लगाएगा ना, वो कौन सा टॉर्क होगा? रिस्टोरेशन टॉर्क। मतलब कि दोनों टॉर्क में फर्क कुछ भी नहीं होगा, यहां पे सिर्फ साइन का फर्क आएगा। ध्यान से सुनना, साइन का फर्क आएगा, क्योंकि यहां पे जो टॉर्क हम कंसीडर करेंगे वो रिस्टोरेशन टॉर्क होगा। तो यहां पे हम दो चीजें निकालना चाहते हैं, एक तो टाइम पीरियड उसका, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यस और नो? चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ही मैंने आपको क्या बोला, पहले ही मैंने ये बताया कि भाई इसको बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करो। तो अगर बार मैग्नेट को किसी थीटा एंगल के ऊपर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है एम बी साइन थीटा के बराबर। तो यहां पे भी इसी सुई को, ये कंपास निडल को हमें क्या कंसीडर करना है? एक बार मैग्नेट की तरह। तो भैया इसके ऊपर भी कितना टॉर्क लगेगा? एम बी साइन थीटा के बराबर, है ना? लेकिन ये जो टॉर्क लगेगा वो कौन सा होगा? रिस्टोरेशन टॉर्क। तो यहां पे मैं लिखता हूं रिस्टोरेशन टॉर्क ऑन कंपास नीडल जिसको हम टॉर्क टाउ ही बोलेंगे, लेकिन साइन थोड़ी माइनस आएगी क्योंकि ये रिस्टोरेशन टॉर्क है। तो जब भी हम रिस्टोरेशन फोर्स की बात करें या फिर रिस्टोरेशन टॉर्क की बात करें तो दोनों जगह पे रिस्टोरेशन वर्ड ऐसा है कि जो उसको मूल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करने वाला फोर्स होता है, इसीलिए हम यहां पे माइनस साइन लगाते हैं। जैसे कि वहां पे रिस्टोरेशन फोर्स होता था तो हम वहां पे स्प्रिंग के अंदर आने वाला रिस्टोरेशन फोर्स माइनस के एक्स के बराबर होता है। ये सुनो, तो ये जो माइनस साइन होती है वो कहीं ना कहीं रिस्टोर करने की डायरेक्शन होती है, इसीलिए रिस्टोर जब भी आता है तब हम यहाँ पे साइन माइनस लगाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये टॉर्क कितना लगेगा? एम बी साइन थीटा के बराबर, ठीक है? लेकिन हमें पता है, क्योंकि ये जो नीडल होती है ना, मान लो कि वो पूरे कंपास के अंदर हमने लगाई है, पूरा कंपास यहाँ पे रखा है, नीडल अकेली तो काम नहीं करेगी ना, तो वहां पे हमने पूरा कंपास रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे नीडल सेंटर से बंधी हुई है, आप समझ सकते हो, सेंटर से बंधी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो होगी ना वो मोशन, वो सर्क्यूलर मोशन होगी। वो सर्क्यूलर मोशन होगी, किसी सेंटर के अराउंड कुछ मोशन होगी, तो हम उसको सर्क्यूलर मोशन बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। यस और नो?
किसी सेंटर से बंधा हुआ कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है तो हम उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। एक होता है रोलिंग और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। रोलिंग रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सीधी दिशा में होने वाली गति प्लस चाक गति, दोनों का कॉम्बिनेशन रोलिंग होता है। ये सुनो, यहां पे इसकी जो मोशन होगी वो रोटेशनल मोशन होगी, रोलिंग जैसी मोशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन है। अगर ये रोटेशनल मोशन है तो टॉर्क किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम? आई इंटू अल्फा के साथ, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क का वैल्यू किसके बराबर होता है? आई इंटू अल्फा के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। तो यहां पे मैं फॉर दी रोटेशनल मोशन मैं लिखता हूं, फॉर दी रोटेशनल मोशन टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। यहां पे अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। आपको पता ही होगा कि सर्कुलर मोशन में हमारा लीनियर एक्सीलरेशन काम नहीं लग सकता, लीनियर वेलोसिटी काम नहीं लग सकती, लीनियर डिस्प्लेसमेंट काम नहीं लग सकता। इसीलिए तो हमें तीन अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की नौबत आती है। वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन। हालांकि एंगुलर एंड टेंजेंशियल दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता होता है। ये सुनो, वो रिलेशन हमें पता होता है, होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, लेकिन वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको एंगुलर में, मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में एंगुलर कितनी होगी वो हम पता लगा सकते हैं उन दोनों का रिलेशन लगा के। ये सुनो, तो यहां पे टॉर्क कितना हो सकता है? आई अल्फा के बराबर। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाई ये जो टॉर्क माइनस एम बी साइन थीटा है वो कहीं ना कहीं आई अल्फा के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि मैं यहां पे क्या लिखूंगा? माइनस एम बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्लियर है? अभी क्योंकि हमें पहले तो टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड बोलो या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बोलो, क्योंकि वो जब भी भाई कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो हम वहां पे उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम निकाल सकते हैं, या फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कि भाई पर सेकंड वो कितनी बार यहां से घूमेगा। ठीक है, तो आप दो चीजें वहां से पता लगा सकते हो। अगर टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी उसका इन्वर्स करके आसानी से पता लगा सकते हो। तो यहां पे भी हम क्या करने वाले हैं? यहां पे दो चीजें यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं। पहली पता लगाने वाले हैं टाइम पीरियड, कि भाई अगर वो रोटेशनल मोशन ये सुई कर रही है तो उसको एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पहले तो उसका टाइम पीरियड पता लगाने वाले हैं। और दूसरी चीज, तो भैया अगर मुझे ऐसी कोई कंपास दिया जाए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो क्या मैं वो कंपास के टाइम पीरियड को पता लगा के क्या मैं वो मैग्नेटिक फील्ड कितने मैग्नीट्यूड का है वो पता लगा सकता हूं? तो जी हां, पता लगा सकते हो। तो भैया उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं किसी कंपास को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूं और मैं ये पता लगाना चाहूं कि वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, क्या मैं वो पता लगा सकता हूं? तो जी हां, आप वो पता लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में क्या करने वाले हैं? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक काम करता हूं, क्योंकि टाइम पीरियड मुझे निकालना है ना, तो एक काम करता हूं कि मैं अल्फा को रिप्लेस कर देता हूं। देखो आप सबको पता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को पकड़े तो। ठीक है, और यही ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना, यही ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा को मैं लिख सकता हूं डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। मतलब कि दो, सॉरी वो लिखने में थोड़ा स्प्रेड हो गया। मतलब कि अगर मैं अल्फा को, मतलब कि मैं अगर थीटा का दो बार डिफरेंशिएशन लूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा। तो यही पॉइंट को मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, तो आपको एक मजेदार रिलेशन मिलने वाला है यहां पे। शायद ही आपको याद आएगा, लेकिन आ जाएगा, मैं याद करवा लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके मैं ये आई अल्फा को, आई इंटू अल्फा को रिप्लेस करता हूं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर से। तो मैं इसको डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत ही सिंपल चीज है भाई। अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, एंड फर्दर ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो कहीं ना कहीं अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर है? चलो अभी यहां पे एक और एजम्पशन लेते हैं हम। मान लो बच्चों ये जो एंगल थीटा है ना,
वो बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत ही छोटा। सो यहां पे एक और एजम्पशन, इफ, शायद आपने ये एजम्पशन एसएचएम में लिया होगा, अगर याद आता है तो, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, theta is less than, then this implies sin theta is approximately theta। मतलब कि अगर थीटा बहुत ही सूक्ष्म है तो वो सूक्ष्म थीटा के लिए साइन सूक्ष्म थीटा की वैल्यू वो सूक्ष्म थीटा के बराबर ही होती है। उसी तरह अगर आपने एक और एग्जाम्पशन देखा होगा कि अगर थीटा बहुत ही सूक्ष्म है तो cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो एजम्पशन हम बार बार लेते थे वहां पे 11th स्टैंडर्ड में, अगर लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको अज्यूम कर लो। जितना थीटा आप क्लोज मतलब कि सूक्ष्म करते जाओगे, 0 पॉइंट समथिंग करते जाओगे, उतना उसका जो साइन थीटा का वैल्यू होगा ना, वो उतने वैल्यू मतलब कि जितना आपने एंगल प्लेस कर उसके नजदीक नजदीक में ही आएगा। ये सुनो, ये इसका एजम्पशन होता है। और आप ये पता भी लगा सकते हो, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके अंदर जाओ, साइन 0.003 लिखो तो उसका आंसर 0.003 के नजदीक ही आएगा। ठीक है, जो एजम्पशन गलत नहीं है। तो हमने मान लिया कि भाई मान लो कि ये जो एंगल है ना वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, एंगल बहुत ही छोटा है, तो ऐसे एंगल के लिए मैं ये साइन थीटा को रिप्लेस कर सकता हूं थीटा से। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया थीटा के साथ। तो अभी ये कहानी कुछ ऐसी बन गई। अभी यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं ये डी स्क्वेर थीटा बाई डी टी स्क्वेर को ना मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। तो डी स्क्वेर थीटा बाई डी टी स्क्वेर इज नथिंग बट इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं माइनस एम बी बटे आई टाइम्स थीटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक कुछ रिजल्ट मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसी को आपको किसी के साथ कंपेयर करना है और वो कंपैरिजन से आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा बच्चों? क्या ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं ना, हम इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो क्या आपको कुछ याद आता है? एसएचएम में शायद आप कुछ पढ़े थे। क्या पढ़े थे आप? शायद आपने ये फॉर्मेट देखा होगा कि एक्सीलरेशन एसएचएम के केस में माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर होता है। लेकिन यहां पे जो एसएचएम की बात करें वो एंगल के फॉर्मेट में है, तो मैं इसको थीटा के फॉर्मेट में लिख देता हूं। ठीक है, तो यही अल्फा को मतलब कि एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर होता है। एसएचएम की बात करो तो एसएचएम के केस में मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर। अगर आपने देखा है ये फॉर्मेट तो ठीक है, शायद आपको ये पता होगा। लेकिन यहां पे क्योंकि मेरे लिए ये y नहीं है, मेरे लिए ये एंगल के फॉर्मेट में है, तो मैं y को क्या प्लेस करता हूं? थीटा। ठीक है, मैं y को प्लेस करता हूं थीटा, और इसी जगह पे मैं एक्सीलरेशन को क्या प्लेस करता हूं? तो एक्सीलरेशन को मैं प्लेस करता हूं लेट्स से डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो एसएचएम में हम ये फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मेट आया कहां से? फ्रॉम दी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले फंडे से। वहां पे शायद आपने वो पेंडुलम वाला केस या स्प्रिंग वाला केस देखा होगा, तो पेंडुलम वाला ही केस ले लो, तो मैक्सिमम पॉइंट पे एक्सीलरेशन कितना होता है? तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर होता है। लेकिन यहां पे हम इसको एंगल के फॉर्मेट में देखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो जरा बच्चों इसको कंपेयर करो इसके साथ, या फिर हमें जो रिजल्ट मिला उसको इसके साथ कंपेयर करो। ये एसएचएम से हम पता लगा सकते हैं। तो एसएचएम से अगर आप इसको फॉर्मेट को कंपेयर करोगे तो बच्चों मुझे इतना समझ में आता है, ये जो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है ना, ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है? एम बी आई के बराबर होता है। यस और नो? तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं। यहां पे इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 बोलता हूं और इसको मैं रिजल्ट नंबर 2, वैसे ये रिजल्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़े थे एसएचएम के अंदर। यस और नो? तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 मैं यहां पे लिखूंगा बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, यहां पे हियर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की सीधी वैल्यू मैं यहां पे लिख सकता हूं। हियर ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होगा? एम इंटू बी डिवाइड बाई आई। यस और नो? सर क्या मतलब, ये क्या बात हो गई? मतलब कहां पे 11 का कॉन्सेप्ट है, कहां पे यहां पे 12 में उसको घुसा दिए? अरे भाई यही तो होता है, आपको चीजें टिपिकल लगती है क्योंकि
यहाँ पे कई बातें ऐसी होती है जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होते हैं, वहीं से एजम्पशन लेके हमें यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसा होता है भाई, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको एसएचएम पता नहीं है तो भाई एक बार रिवाइज कर लो, एक बार जाओ वहां पे रिवाइज कर लो कि ये फॉर्मेट देखे थे कि नहीं देखे थे, आपको पता होगा। वेव इक्वेशन क्या होता है, वेव में भी शायद आपने देखा होगा, एसएचएम से ही तो वेव का इक्वेशन आता है, एसएचएम का जो फॉर्मूला होता है वहीं से वेव का इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। खैर वो अलग बात हो गई, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं भाई साहब, इसको कंसिडर कर सकते। इतनी जो भी अलाइन होगा ना, वहां तक की जो उसकी मोशन होगी ना, उसको हम एसएचएम ही बोलेंगे। वैसे आप ये गलत इंटरप्रिटेशन होता है, पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि भाई इतना एक पेंडुलम है जो यहां तक जा रहा है और यहां से यहां तक जा रहा है, इतना ज्यादा ऑसिलेशन कर रहा है और उसको एसएचएम से कंपेयर करते हैं। भाई कैसे एसएचएम होगा, कैसे एसएचएम होगा, ये एसएचएम नहीं है। एसएचएम किसको बोलते हैं पता है आपको, उसका जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, वो डिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन के बराबर होना चाहिए, तब आप उसको एसएचएम बोल सकते हैं। मतलब कि एक पेंडुलम है वो इतना 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 इतना, देखो यहां से यहां, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट और ये उसका ये साइड का एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब इतना छोटा अगर ऑसिलेशन कर रहा है ना, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा, तो वो एसएचएम है, तो वो एसएचएम है। अगर इतना बड़ा ऑसिलेशन कर रहा है तो वो एसएचएम नहीं है, एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है भाई, एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। एसएचएम उसको बोलते हैं जहां पे आपको ऑसिलेशन छोटे छोटे दिखे, इतना छोटा ऑसिलेशन, स्प्रिंग को आप बहुत लंबा खींच लिए, बहुत लंबा खींच लो फिर छोड़ दिए, तो वो एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम कैसा होना चाहिए, एक स्प्रिंग है, मान लो कि एक ब्लॉक है, आप उसको स्प्रिंग से बांधे हैं और यहां से आप इसको थोड़ा सा पुल करके छोड़ देते हो और उसका जो भी एसएचएम होगा वो इतना, इन दोनों के बीच में होगा, ये दो पॉइंट के बीच में इतना 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 इतना, तो ये एसएचएम है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपको दिखे तो एसएचएम है। आपको वो मोशन ना लीनियर दिखनी चाहिए, इतना छोटा, मतलब पेंडुलम के द्वारा भी होने वाला एसएचएम इतना छोटा होना चाहिए कि ऑलमोस्ट आप इन दोनों के, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इतनी, वो स्ट्रेट लाइन के बराबर होनी चाहिए। उसका जो ऑसिलेशन का पाथ है ना, वो आपको सर्कुलर नहीं दिखना चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइन के बराबर दिखना चाहिए, तब जाके आप उसको एसएचएम बोल सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो। इतने बड़े ऑसिलेशन को आप एसएचएम नहीं बोल सकते भाई, ये गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, तब आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और इसीलिए तो हमने यहाँ पे एसएचएम का फंडा लगाने के लिए तो हमने ये थीटा क्या अज्यूम किया, छोटा। अगर बड़ा थीटा होता, मतलब यहां से इतना बड़ा रोटेशन कर, इतना बड़ा, तो ये एसएचएम नहीं कंपेयर करे। मान लो कि ये इतना छोटा है, नीडल कुछ इस तरह से है और ये एंगल जो भी है वो बहुत ही छोटा है, तो उतने छोटे एंगल के लिए हम इसको एसएचएम से कंपेयर करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो एजम्पशन है, काफी सारे बच्चों को लगा सर ये एजम्पशन क्यों लिए, ये एजम्पशन क्यों लिए, थीटा लेजर कहीं पे बोला तो है नहीं। अरे भैया वो इसलिए लिख ताकि मैं एसएचएम की कंडीशन को लगा पाऊं। वो हर एक जगह पे एसएचएम की कंडीशन नहीं लग जाती है भाई, समझो पॉइंट को। एसएचएम ढंग से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि एसएचएम कहां पे लग सकता है, किसको हम एसएचएम बोल सकते हैं। एसएचएम वाली जो सारे कंडीशंस होती है ना, वो हर एक जगह पे नहीं लगती है भाई। पेंडुलम वाले प्रॉब्लम ना, जब भी वर्क एनर्जी पावर आपने किया था ना, चैप्टर नंबर 4 या 6, चैप्टर नंबर 6 11 का, तब भी पेंडुलम वाली कंडीशन आपने फॉलो की होगी, लेकिन वहां पे एसएचएम का फंडा तो नहीं लगाए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई वो एसएचएम था ही नहीं, वो इतना बड़ा ऑसिलेशन दिया जाता था, इतना बड़ा, तो उसके लिए एसएचएम थोड़ी ना होता है। अगर इतना छोटा ऑसिलेशन है तो वो एसएचएम है। मतलब कि जब भी उसका पाथ बने ना, आप उसका पाथ ट्रेस करो ना, वो आपको अगर स्ट्रेट लाइन के नियर मिले तो वो एसएचएम है। तो इसीलिए हमने ये थीटा को बहुत ही सूक्ष्म मान लिया। समझ में आया क्यों मैंने ये थीटा लेस देन वाली कंडीशन लगाई? हर एक चीजें ना यहाँ पे ऐसे नहीं दी जाती है, उसके पीछे का कोई रीजन होता है, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मुझे उसकी मोशन को ना कहीं एसएचएम से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैंने ये पॉइंट को अजम्पशन के तौर पे लिया। अब आया बात समझ में, है कि नहीं? सर एसएचएम ही पता नहीं है, अच्छा ठीक है छोड़ो, अभी आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट एम बी अपॉन आई। लेकिन बच्चों ये ओमेगा क्या होगा पता है? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। सर इतना तो पता है हमें, बहुत बड़ा पॉइंट आपको पता है। चलो ये एम बी अपॉन आई क्लियर है भाई, बार बार नहीं समझाऊंगा भाई, ये मुझे एसएचएम की, क्योंकि मुझे यहां पे टाइम पीरियड निकालना है,
तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे इसको एसएचएम की कंडीशन से कंपेयर करना है, और उसको कंपेयर करने के लिए भाई उसका जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, वो ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट लाइन के बराबर दिखना चाहिए। मान लो कि ये सुई यहाँ पे है, इतना ही डिफ्लेक्शन है, तो अगर वो सुई रोटेट होके उसके ऊपर टॉर्क लगा, ये डायरेक्शन में रोटेट होके अगर ये अलाइन होगी, तो उसका जो ये वाले पॉइंट को देखो, उसका जो डिफ्लेक्शन होगा ना, उसने जो डिस्टेंस काटा होगा, वो नियर अबाउट आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, तो वो स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा, इसीलिए वहां पे हम एसएचएम का पॉइंट लगा सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वो पेंडुलम होता है, वो एसएचएम कर रहा है, तो क्या वो बहुत बड़े ऐसे दोलनों करेगा? नहीं भाई, उसके ऑसिलेशन उतने बड़े नहीं होंगे, उसका पाथ आप देखोगे, ट्रेस करोगे, तो वो नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। ठीक है, तब आप उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो। भाई ये मैं नहीं बोलता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलती है भाई, उसकी कंडीशन है। और ये जो मैंने लिखा ना, ए ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये एसएचएम की कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए तो ही एसएचएम कर रहा है बंदा, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखा ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखा, वैसे होता है वाई, वो इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है एसएचएम की। चलो भाई, एसएचएम नहीं पढ़ना है अभी, लेकिन वो कंडीशन आ गई तो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये हो गया एफ। यहां से हम एफ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ठीक है, क्लियर है? लेकिन हमें तो टाइम पीरियड निकालना था ना, ये तो फ्रीक्वेंसी निकली। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड इज नथिंग बट इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो यहां से अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा भाई? 1/फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सबका इनवर्स कर दो तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन एम बी, है ना। तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो एक तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां पे निकालना था, तो वो हमने यहां से निकाल लिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। क्लियर है? ये क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना? यस और नो? दूसरी चीज क्या निकालने को बोली थी यहां पे? तो भैया डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द कंपास नीडल, मतलब कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने उस कंपास को रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए यही पॉइंट का हम यहां पे यूज करेंगे। भैया ये टी क्या आया हमारे पास? टी आया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। एक काम करते हैं, इसको दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो भाई मेरे पास ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन एम बी। यस और नो? तो यहां से भाई बी को सब्जेक्ट बना दो, तो b का वैल्यू क्या निकल सकता है भाई? देखो, b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन एम टाइम्स टी स्क्वायर। यस और नो? तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या पता लगा सकते हो? आप यहां पे जिस मैग्नेटिक फील्ड में उस सुई को हमने प्लेस किया है, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो पता लगा सकते हो। यस और नो? हाँ, इसका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, यहाँ पे कई किताबों में इसको और आगे जाके डिराइव भी करते हैं, वो लोग आई की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे ये सुई को ना, निडल को ऑलमोस्ट वो क्या मान लेते हैं? ऑलमोस्ट वो एक रॉड की तरह मान लेते हैं। एक बार मैग्नेट हो या सुई हो, इसको रॉड की तरह मानते हो। तो यहाँ पे ये रॉड के लिए जिसकी लेंथ आपको दी जाती है, लेट से ट्वाइस एल या फिर एल, जो भी उसकी निडल की लेंथ है वो, ठीक है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? किसी भी रॉड के सेंटर में से परपेंडिकुलर एक्सिस पास होती है, तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस में, सेंटर में से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है रॉड की? याद करो, कितनी होती है सर? 3ml², लेकिन आगे मल्टीप्लाई 1/12 है कि 1/3 वो पता नहीं है। तो पता करो, 11 को थोड़ा रिवाइज करो, पता करो कि किसी भी रॉड की सेंटर में से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? 1/12 ml² या 1/3 ml²। दो ऑप्शन दिए, चूज कर लो दोनों में से। आपको रिवाइज कर लो और देख लो क्या आता है। तो वो वैल्यू आप यहां पे प्लेस करके, हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही रिवाइज कर लो। तो वो वैल्यू आप यहां पे प्लेस करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। यस और नो? क्लियर हुआ? तो यहां पे हमने दो चीजें यहां पे डिफाइन की, एक तो टाइम पीरियड उसका कितना होगा, और दूसरी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं वो। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहां पे डिराइव किया। अभी आपको एनसीईआरटी में
या तो आपको सीधा ये बी डिराइव करने को बोलते हैं, अगर बी डिराइव करने को बोलते हैं तो वहां पे पहले हमें ये टी तो लाना ही पड़ता है, ये सारी कंडीशन एजम्पशन लेके वगैरह लेके। और अगर कई बार हमें सिर्फ टी तक ही यहाँ पे सीमित रखते हैं, मतलब कि टाइम पीरियड डिराइव करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करो, डिराइव द टाइम पीरियड फॉर्मूला फॉर दी कंपास नीडल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको यहां तक आपका क्वेश्चन एंड करना होता है, यहां तक डिराइव करना है और फिर आपका क्वेश्चन एंड करना होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी कंपास निडल की इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हमने वहां पे, क्योंकि बार मैग्नेट हमारे लिए क्या है, एक डायपोल है, क्या हमने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा की थी? जी हां, याद करो वो चैप्टर तो मैंने ही पढ़ाया था, याद करो चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल वाले चैप्टर के अंदर हमने डायपोल के ऊपर यूनिफॉर्म फील्ड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की किसी कॉन्फ़िगरेशन की, वो हमने वहां पे डिस्कस किया था। याद करो, थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे, याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या सुनो, मैंने बोला था कि फिजिक्स में जैसे पोटेंशियल डिफाइन नहीं है उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं है, जो भी डिफाइन है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी अकेली डिफाइन नहीं है। मतलब कि मैं ये बोलूं, जैसे कि यहां पे हमें क्या पता लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि ये एक बार मैग्नेट है, मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे कंसीडर कर ली है कि मान लो कि इस तरह से मैंने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट को मैंने किसी थीटा एंगल पे प्लेस किया है। क्या किया है मैंने, किसी थीटा एंगल पे प्लेस किया है, तो मुझे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो मुझे निकालनी है। लेकिन फिजिक्स ना बोलता है, फिजिक्स ऐसा बोलता है कि भाई कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, किसी अकेली कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, जो भी एग्जिस्ट करती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। या सुनो, तो मुझे किसी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपेयर करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो मेरा एम क्या है, ये वाले केस में मेरा एम क्या है, देखो ये ना आपकी एनसीईआरटी की किताब में ना 3-4 लाइन में इसको खत्म कर दिया है, सीधा फॉर्मूला लेके कहां से आया कैसे आया राम जाने भगवान जाने। यस और नो, लेकिन हम उसको समझेंगे कि भाई वो एक्चुअली वो फॉर्मूला आया कहां से। अभी नए मत बनो, मैंने पहले ही बोला था कि फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, अकेली कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। यस और नो, तो पहले ये तो समझ ले कि भाई दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं, किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखे दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में कितनी चेंज आई, ठीक है, वही उसी तरह से तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकता हूं ना। यस और नो, तो मुझे यही तो करना है, मुझे यहां पे यही तो करना है। यस और नो, मुझे दो अलग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मुझे मेरा फाइनल गोल क्या है, मेरा फाइनल गोल मैं समझा देता हूं कि मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। लेकिन फिजिक्स ना बोलता है कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब कि किसी एक कॉन्फ़िगरेशन में से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए आपने कितनी एनर्जी लगाई। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बार मैग्नेट मैं ये एंगल पे थीटा पे इसको प्लेस करूंगा, ठीक है, तो वो अपने आप रोटेट होकर वापस अलाइन हो जाएगा फील्ड के। हाँ, ये तो आपको पता है क्योंकि हमने वो डायपोल मोमेंट टॉर्क जो भी लगता है उसमें हमने वो डिस्कस किया था। यस और नो, कि अगर मैंने इसको ये एंगल के ऊपर मैंने ऐसे रखा, ये एंगल के ऊपर मैंने रख दिया, तो वो अपने आप उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, वो अपने आप ये फील्ड के अलाइन हो जाएगा। लेकिन सोचो ना, उसको ये एंगल पे लेके कौन गया, ये एंगल पे लेके कौन गया। यस और नो, सोचो सोचो सोचो, अरे भाई वो क्यों यहां पे आया, उसके पास इतना थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट करने की एनर्जी आई कहां से, आई कहां से सर, फील्ड ने, अरे फील्ड थोड़ी ना प्रोवाइड करेगा, उसके पास वो एनर्जी आई कहां से भैया, कोई तो उसको ये थीटा एंगल पे लेके गया था ना, कोई तो उसको थीटा, क्योंकि इनिशियली वो कहां होना चाहिए, अपनी बैलेंस अवस्था, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, तो यहां से कोई इसको डिफ्लेक्ट करवा के यहां पे लेके गया था। कौन लेके गया था, एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कि आप उसको रोटेट करवा के, इतना एंगल रोटेट करवा के ये डायरेक्शन में टॉर्क लगा के लेके गए थे, और फिर जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो ये डायरेक्शन में वापिस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो भैया आप जब भी उसको थीटा एंगल पे घुमाए थे ना, यहां पे जो इनिशियली ऐसा था,
आपने क्या किया, उसको अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में टॉर्क लगाया जो मैंने यहां पे दिखाया है, यस और नो। तो ये डायरेक्शन में आप उसको घुमाए थीटा एंगल, तो आपने उसको घुमाया, वो खुद नहीं घुमा, वो तो इनिशियली इक्विलिब्रियम स्टेट में था, आपने उसको घुमाया। आपने घुमाने के लिए अपनी कुछ एनर्जी यहां पे वेस्ट की, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो जब भी आप उसके ऊपर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद करोगे, छोड़ दोगे उसको, तो वापिस वही एनर्जी का यूज करके वो बंदा ना अभी फील्ड के अलाइन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई। तो आई कहां से, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। आपने उसको एनर्जी दी थी, वो अकेला नहीं लेके आया, आपने उसको एनर्जी दी थी, यस और नो। आप उसको अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट से डिफ्लेक्ट करोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, यस और नो। अगर वो पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, आप इसको कुछ नहीं करो और वो ऐसे अलाइन है, तो भैया 2 साल तक ऐसे रहने दोगे ना यही फील्ड के अंदर, तो वही इसी पोजीशन पे रहेगा। अगर आप उसको डिफ्लेक्ट करवाते हो तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो इसीलिए उसके पास कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। क्योंकि डिफ्लेक्ट कौन करवाता है, आप डिफ्लेक्ट करवाते हो, तो आप ही की एनर्जी वहां पे स्टोर हो जाती है, वो वापस यूज होती है वापस मूल पोजीशन पे आने के लिए, है ना। तो यहां पे फिजिक्स बोलता है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो आप जितना वर्क करते हो ना, आप उसको किसी एक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि वो यहां पे थी, यहां से मैं यहां तक लेके जाने के लिए मैंने जितना वर्क किया ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, उतनी ही तो एनर्जी होती है, ठीक है। उतनी ही एनर्जी यहां पे स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, है कि नहीं। तो मैं यहां पे कैसे पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, डेल्टा यू कैसे निकालूं, तो आसान तरीका है। हम एक काम करते हैं कि हम एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं एंड एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं, ठीक है। और पहले वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लो कि मेरे को एक बार मैग्नेट इस कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है, अभी मान लो कि इसका एंगल है θ1, और मुझे उसको ये डायरेक्शन में फोर्स लगा के, टॉर्क लगा के मुझे उसका एंगल चेंज करना है θ2 तक। तो मैं इसको θ1 का जो अभी एंगल है उसको चेंज करना है θ2 तक, उसके लिए मुझे ये डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, मतलब कि मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मेरे द्वारा हुआ वर्क कितना होगा, मेरे द्वारा जितना वर्क हुआ ना भैया, वही तो होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्फ़िगरेशन में से ये कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए मेरे द्वारा जितना वर्क हुआ ना, वही स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उतनी ही तो एनर्जी चेंज होगी ना, ये कॉन्फ़िगरेशन से भैया उसकी, ये कॉन्फ़िगरेशन से भैया ये कॉन्फ़िगरेशन तक उसकी कितनी एनर्जी चेंज होगी, तो भैया जितनी मैं दूंगा, क्योंकि मैं ही तो उसको ये कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाऊंगा इनिशियल से फाइनल तक, θ2 एंगल तक, यस और नो। तो मैंने जितना वर्क किया होगा उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया वर्क निकाल लो ना, बात खत्म। आपके द्वारा आपने ये θ1 एंगल से θ2 एंगल बनाने के लिए जितना भी वर्क किया, वही तो है हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या नोटिस बोर्ड पे लिखूं क्या ये सेंटेंस बार बार, भाई अभी तो दिमाग में फिट कर लो ये पॉइंट, चैप्टर नंबर 2 में भी तो देखे थे, वही तो पॉइंट है। वहां पे डाइपोल था, यहां पे मैग्नेट है और कुछ भी नहीं है। इतना तो समझो कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन से ये θ2 एंगल बनाने के लिए, θ1 से θ2 एंगल बनाने के लिए मैं ये डायरेक्शन में जो टॉर्क लगाऊंगा ना, उसके लिए मैं जितना वर्क करूंगा वही वर्क तो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पे सीधा सा फॉर्मूला लिखता हूं, सीधा सा फॉर्मूला क्या लिखता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मेरे द्वारा जो वर्क हुआ वही होगी यहां की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कंफ्यूजन यहां पे यह है कि भाई मेरे द्वारा कितना वर्क हुआ होगा, ये कैसे पता लगाए। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो कि मुझे ये एक मैग्नेट, यहां पे देखना एक मैग्नेट ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। अभी मैं उसको डिफ्लेक्ट करवा के छोटा सा एंगल डिफ्लेक्ट करवाना चाहता हूं, छोटा सा एंगल ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाना चाहता हूं। तो इतना जो छोटा एंगल इन दोनों के बीच में बना ना, ये है मान लो डी थीटा।
तो पहले मैं ये लिखता हूं कि भैया मुझे किसी ये वाली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया मुझे ये इनिशियल में से इतना छोटा डी थीटा एंगल तक घुमाने के लिए मुझे जो छोटा वर्क लगाना पड़ेगा ना, छोटा वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा। ठीक है, पहले मैं वो लिखता हूं। तो टू डिफ्लेक्ट नीडल टू थीटा डी थीटा एंगल रिक्वायर्ड स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि वो काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, इज नथिंग बट इक्वल टू कितना होता है, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय, ऐसे कितना होता है वर्क, कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये एंगुलर वर्क है ना, तो ये टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया एंगल के फॉर्म में डी थीटा। ठीक है, यहां से इतना ही तो मुझे रोटेट करना, यहां से यहां इतना ही तो रोटेट करना, छोटा सा वर्क, छोटा सा मुझे जो वर्क करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर। यस सुनो, और ये टॉर्क कितना होता है तो हमें पता है एम बी साइन थीटा के बराबर। कितना होता है, एम बी साइन थीटा के बराबर, है कि नहीं। देखो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे क्यों हम इसको रिस्टोरेशन, क्योंकि ये जो फील्ड लेके आता है उसको क्यों रिस्टोरेशन टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि उसको डिफ्लेक्ट करवाने के लिए हमें एक्सटर्नली कुछ काम करना पड़ा था, और वो होता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वर्क था। यस और नो, फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है, ऐसा हम वहां पे भी पढ़े थे, यहां पे भी यही कंसेप्ट है भाई दोनों। इसीलिए तो मैंने बोला कि दोनों को सेम तरह से उसको कंपेयर करते जाओ, चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे कितना छोटा वर्क करना पड़ा, इतना वर्क डन बाय छोटा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होने वाला छोटा वर्क कितना आया, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये तो इसके लिए था, लेकिन जरा सोचो इसके लिए, इसको मैं यहां पे नीचे ड्रॉ करता हूं अच्छे से। ठीक है, ये हमारी नीडल थी जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, और उसको मुझे फाइनली इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल है और ये हमारी फाइनल है। तो ये यहां से यहां लाने में ये जो एंगल बना ना, ये डी थीटा छोटा सा एंगल है, तो ये यहां से यहां लाने में, यहां से यहां लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, तो भैया इतना वर्क। ठीक है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। ठीक है, तो सोचो कि मुझे अब ये बड़े एंगल थीटा 1 से ये बड़े एंगल थीटा 2 तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर छोटा वर्क इतना है तो बड़ा वर्क, मतलब कि यहां से ये कॉन्फ़िगरेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, मतलब कि थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल बनाने में मुझे जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा। एक काम करूं मैं, ये जो छोटा वर्क है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां, थीटा 1 से लेके थीटा 2, है कि नहीं। तो क्या मुझे ये टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मेक थीटा 1 एंगल टू थीटा 2, यस नो, टू ब्रिंग दिस बार मैग्नेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास छोटा सा वर्क डन आया ना, उसको मैं जस्ट इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, तो हो जाएगा मेरा वर्क डन। यस और नो, तो ये क्या आएगा, देखो थीटा 1 से लेके थीटा 2 सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगी m इंटू बी इंटू साइन थीटा डी थीटा। देखो बच्चों यहां पे एम बी तो कांस्टेंट होगा ना, तो एम बी को हम बाहर ले लेते, बाकी बचा ये तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, है कि नहीं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन होता है भाई माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2। क्लियर है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो यहां पे मैं लिखता हूं बाकी का, तो ये हो जाएगा एम बी, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना। तो यहां पे देखो ये माइनस साइन को मैं साथ में रखता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस, मैं इसको लिखता हूं माइनस एम बी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एम बी कॉस थीटा 1। क्लियर है, तो ये आ गई मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल जाने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और याद हो तो हमने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लिखा था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कुछ याद आया। तो भाई यू फाइनल कितनी है, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 के बराबर, यू इनिशियल कितनी है, माइनस एम बी कॉस थीटा 1 के बराबर। यस सुनो, बात खत्म। तो यही तो है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला।
ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में से आप इनिशियल को सबट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, जो बचेगा वैल्यू वो एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। यस और नो। तो ये हो गया हमारा डेल्टा यू का फॉर्मूला जो हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, जो हमने डिराइव, इसको मैं बॉक्स बना देता हूं क्योंकि हमारे लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे लिए है अभी। लेकिन मुझे तो किसी, ये तो हो गई दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि किसी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में से मुझे किसी को फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे लेके जाना है, तो उन दोनों, यहां से ये कॉन्फ़िगरेशन में से ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ा वही होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो। तो ये तो हो गई ये इनिशियल एंड फाइनल के बीच का तफावत। यस और नो, जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं। यस और नो। लेकिन मुझे तो किसी एक पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन की ही चाहिए, तो मैं क्या करूं, किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की ही पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूं भाई, ये तो किसी एक में से दूसरे को बनाने के लिए मुझे यहां पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क के द्वारा मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिस्टम को। यस और नो, इसका मतलब यही होता है कि नहीं। लेकिन किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूं, तो भैया वो भी निकाल सकते हो आप। इसको फाइनल मान लो, क्या मानना है, आप इसको फाइनल मान लो। अगर मान लो कि ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है तो भैया इसके लिए कोई एक ऐसी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पता लगा लो कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती हो, जीरो बनती हो। याद है वहां पे हम इंफिनिटी पे चार्ज को प्लेस करते थे, वहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते थे, फिर वहां से उठा करके यहां पे लेके आते थे। और इतना ही नहीं, ऐसा सेम चीज हमने वो डाइपोल के लिए किया था कि डाइपोल के लिए 90 डिग्री की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे लिए क्या होगी, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होगी। याद करो, कुछ आया याद, उसको इनिशियल मानेंगे क्योंकि वहां पे थीटा 1 90 लेंगे तो 90 डिग्री पे ही थीटा 1 cos 90 जीरो होता है। तो हम जब भी ये बार मैग्नेट को, जब भी वो 90 डिग्री पे होता है तब हम उसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं। याद करो, और इसको फाइनल मानेंगे। तो ये हो गई इनिशियल, ये हो गई फाइनल। और यहां पे अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो जो बचेगी वो वैल्यू हमें किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की, एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो यस, मैं यही एजम्पशन यहां पे लूंगा क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कहां मानूंगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन 90 डिग्री पे मानूंगा। ठीक है, मान लो कि ये एंगल 90, दैट इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और ये है उसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगेन वही सारी चीज कि भैया यहाँ पे एग्जिस्टेंस किसका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखते जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। दिस इज द इनिशियल मतलब कि थीटा 1, दिस इज द फाइनल मतलब कि थीटा 2, है कि नहीं। तो मुझे ये 90 से ये थीटा एंगल पे लेके आना है। तो फाइनल सारी वैल्यू प्लेस करो, फाइनल कितनी होगी, तो माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर, माइनस इनिशियल कितनी होगी, तो भैया माइनस एम बी कॉस 90 के बराबर। थीटा 1 90 लेना है ना यहाँ पे, तो cos 90 के बराबर, है कि नहीं। लेकिन बच्चों cos 90 तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा क्या, माइनस एम बी कॉस थीटा। यस और नो। और यही हम बोलते हैं क्या, ये वाली फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि उसको सिर्फ u से ही डिनोट कर लेते हैं। यस और नो। और क्योंकि यहां पे एम बी कॉस थीटा ये तो भैया वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, किसका, एम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। यस नो। तो इसका डॉट प्रोडक्ट है एम बी कॉस थीटा। तो इसीलिए हम किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, माइनस एम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, इससे शो करते हैं। यस नो, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। लेकिन सर ये तो आंसर, तो अरे भाई आंसर भले स्केलर आएगा, लेकिन मैंने यहां पे वेक्टर लगा के इसको दिखा ना, तो ये वेक्टर फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म, है ना। तो किताबों में सीधा ये फॉर्मूला दिया जाता है, आपके एनसीईआरटी की बुक को आप देखोगे तो सीधा ये फॉर्मूला आपको चिपका दिया जाता है कि भाई एम बी माइनस एम बी, भाई आया कहां से, लेकिन ये माइनस एम बी कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। और यही सेम फॉर्मूला ना आपको याद है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल में हम देखे थे माइनस
P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ E वेक्टर, ऐसा कुछ वहां पे भी देखे थे। तो मैंने यही तो बोला है कि भाई दोनों को साथ में देखो ना, फॉर्मूला सेम है भाई, कोई कंफ्यूजन की यहाँ पे नौबत ही नहीं आती अगर आप दोनों को साथ में देखो तो। लेकिन साथ में देखना पड़ता है, उसके लिए दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। तो ये हो गई ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, जो हम एक अकेली कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, हाँ अकेली कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए हमने इनिशियल किस कहां पे माना, 90 डिग्री पे माना। ये सुनो, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन 90 डिग्री पे मानी, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई थी, इसीलिए हम यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी लिख पाए। समझ में आया, यस और नो? तो उसका डेरिवेशन कहां से आया, तो ये यहां से, ये वाली दो फिगर से, ठीक है, इनिशियली इतनी और फाइनली इतनी। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ये जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आप निकाल रहे हो ना, वो अल्टीमेटली आप ही के द्वारा दी गई एनर्जी है जो इसके अंदर स्टोर हो जाती है। जो आप जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाना बंद करते हो ना, वैसे अपने आप वही एनर्जी को यूज करके वो बार मैग्नेट वापस अलाइन हो जाएगा फील्ड के, है ना? यस और नो, समझ में आया? तो यहीं से हमारे दो ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे अपने आप लग जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आप वैसे तो वहां पे देख चुके हो, लेकिन वही सारे स्पेशल केसेस जिसको बोला जाता है वो ऑब्जर्वेशन में अलग पेज पे नहीं लिखूंगा, यहीं पे लिखूंगा कि भाई व्हेन दिस, यहीं से आप पता लगा सकते हो, क्योंकि कॉस की वैल्यूज आप पता लगा सकते हो कि व्हेन दिस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज, तब ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, cos 180, cos 180 क्या होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब आपको ये मिलेगी mb के बराबर। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, पूरा नहीं लिखूंगा। एंड व्हेन दिस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, when this theta is equals to 0 degree, at that time you are getting this potential energy as a minus mb, है ना, माइनस mb। तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। और बात तो सही है, बात तो सही, आप समझ सकते हो कि ये बार मैग्नेट को अगर मैं छोड़ूं किसी एंगल से, तो कहां पे, कौन सी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, किस पोजीशन में वो अपने आप को अलाइन करेगा, तो भैया ये पोजीशन में, ये पोजीशन जब यहां पे नॉर्थ होगा और यहां पे साउथ होगा, ठीक है, वो अलाइन करेगा अपने आप को ये पोजीशन में। तो आप खुद समझ सकते हो कि तब वो एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। यस सुनो, तब एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये उसका स्टेबल स्टेट है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने उस मैग्नेट को इस तरह से अलाइन कर दिया कि यहां पे नॉर्थ आ गया, यहां पे साउथ, तो हकीकत में उनकी डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो वो हो जाएगा उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां पे वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो स्टेबल कंडीशन ये होगी जब थीटा 0 डिग्री बनेगा। मतलब कि कोई भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप प्लेस करते हो किसी एंगल के ऊपर, तो वो हमेशा अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने की कोशिश करता है, कभी अनस्टेबल अचीव करने की कोशिश नहीं करेगा, वो स्टेबल को अचीव करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर हुआ? तो ये हो गई सारी कहानियां पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। यस और नो? तो ये पूरा उसका डेरिवेशन वगैरह है, जो आप इसको सीधा कंपेयर करो डाइपोल के साथ, वहां पे भी सेम डेरिवेशन सेम तरह से हमने लिया था। बस फर्क यह था कि वहां पे डाइपोल लिया था, यहाँ पे भी डाइपोल ही है, लेकिन वो बार मैग्नेट वाला डाइपोल है, और यहाँ पे फील्ड थोड़ा चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है। बाकी कुछ भी नहीं, वही फॉर्मेट है, वही डेरिवेशन है। यस और नो? समझ में आ रहा है, वही डेरिवेशन है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? चलो, तो अभी लास्ट पॉइंट, एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने बोला था ना कि दोनों को साथ में कंपेयर करोगे तो ही समझ में आएगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी समझने के लिए। तो यहां पे फर्क कितना है देखो, वहां पे E था, यहां पे B है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखते जाओ कहां पे किसको रिप्लेस करना है, वो वाला फॉर्मूला याद है, तो वहां पे E को रिप्लेस करो B से, P को रिप्लेस करो M से, और जहां जहां कांस्टेंट आ रहा है 1/4πε0, उसको रिप्लेस करो μ0/4π से। बाकी फॉर्मूला का पूरा स्ट्रक्चर सेम, पूरा स्ट्रक्चर सेम। वहां पे देखे थे डाइपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना होता है, तो डाइपोल के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 1/4πε0 ट्वाइस P/r³ के बराबर होता है। तो यहां पे P को रिप्लेस करो B से,
समझ में आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को रिप्लेस करो म्यू 0/4 पाई से, एंड P को रिप्लेस करो M से, E को रिप्लेस करो B से। तो वही फॉर्मेट आप यहां पे लिख सकते हो, ये सेम फॉर्मेट जो वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए लिखे थे। डाइपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P अपॉन R क्यूब के बराबर। सीधा रिप्लेस करो, E को रिप्लेस करो B से, P को रिप्लेस करो M से, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को रिप्लेस करो म्यू 0/4 पाई से। तो आपको यहां पे फॉर्मूला मिलेगा ये वाला। फिर हमने वो भी देखा था वहां पे कि डाइपोल के केस में इक्वाटोरियल प्लेन मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कितना फील्ड इंटेंसिटी होता है, जिसको हम E से डिनोट कर ई वहां पे लिखे थे -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब के बराबर आता था। तो यहां पे E को रिप्लेस करो B से, P को रिप्लेस करो M से, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को रिप्लेस करो म्यू 0/4 पाई से। तो आपको ये फील्ड कुछ ऐसा मिल जाएगा। यस नो, स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ रिप्लेस करना है। यहाँ पे टेबल भी दिया गया है कि 1/एप्सिलॉन 0 यहाँ पे होता है म्यू 0 के बराबर। ठीक है, P को रिप्लेस करना है M से, -P अपॉन, ये सारी चीजें हमने ऊपर देख ली है। वहां पे देखो एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क जो भी लगता था वहां पे कितना लगता था? P क्रॉस E, यहाँ पे M क्रॉस B है कि नहीं? P को रिप्लेस करना है सिर्फ M से। और फिर पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हमने लिखी थी -P डॉट P, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है बुक में, वेक्टर फॉर्म प्रिंटेड नहीं है, आपको वेक्टर अज्यूम कर लेना है, उसके ऊपर माथे के ऊपर एरो अज्यूम कर लेना है। तो वहां पे क्या निकाला था फॉर्मूला? -P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद E वेक्टर। यहाँ पे क्या आया? -M वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद B वेक्टर। तो सारे फॉर्मूला, सारे स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ कंपेयर करना आपको आना चाहिए। ठीक है, होगा कंपेयर, अभी कोई डाउट तो नहीं आएगा ना? उसी के साथ इसको कंपेयर करते जाओ, अपने आप सारे कहानियां बनती जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।